everyone, welcome to my channel RR classes, and this is the video lecture third of the human eye and the colorful world. And आप सबसे जानते हैं कि इसके पहले जो मैंने दो वीडियो लेक्चर दिए हैं इस चैप्टर के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इसके बाद यहाँ से जो हमारा सवाल शुरू होता है, ये अधिकतर जो सवाल होंगे वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होंगे। तो आइए हम लोग कुछ सवाल को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को देखेंगे। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म का कुछ स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, प्रिज्म के बारे में अगर डिफाइन किया जाए, डिफिनीशन अगर प्रिज्म का दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म, ए प्रिज्म जो है, प्रिज्म इज ए, क्या है ये? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि इससे होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है, ठीक है। तो ये क्या है? एन ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करता है? विच, इसमें देखिए विच हैज़ मिनिमम, जिसमें कम से कम मिनिमम 2 ट्रायंगुलर सरफेस होगा, ट्रायंगुलर सरफेस, एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, विच हेल्प इन रिफ्रैक्शन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो हमारा प्रिज्म शीशे का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें आप देखेंगे कम से कम 2 ठो जो है, 2 पीस उसका ट्रायंगुलर सरफेस होगा। ट्रायंगल का मतलब देखिए, ये आपको एक यहाँ फ्रंट वाला भाग जो है, ये आपका ये भाग, ये जो भाग है ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। ये जो भाग है ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। ये जो भाग है ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। मतलब हमारे रेक्टेंगुलर कितने हैं? तो देखिए रेक्टेंगुलर है 3 रेक्टेंगुलर शेप के हैं, ठीक है। और 3 जब हमारे रेक्टेंगुलर शेप हैं तो इसमें कह रहा है कि 2 मिनिमम ट्रायंगुलर शेप होना चाहिए। तो एक देख रहे हैं ये सामने का पोजीशन फ्रंट व्यू, और इसके जो बैक में होगा, जो पीछे होगा, वो भी आपका ट्रायंगुलर शेप होगा। आगे ट्रायंगुलर, पीछे ट्रायंगुलर, 2 कम से कम होना चाहिए, और 3 जो है आपके रेक्टेंगुलर शेप है। ये क्या करते हैं? तो कोई भी लाइट, जैसे रे ऑफ लाइट जैसे ही इससे गुजरेगा तो ये क्या करेगा? ये रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ से, फिर ये रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो आइए हम लोग जिस कारण इसको पढ़ रहे हैं प्रिज्म को, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम लोग, ABC कोई प्रिज्म है, ठीक है, इसी का है ये, इसी चीज़ को मैंने दिखाया है। अब यहाँ से कोई वाइट लाइट, एक चीज़ जानेंगे, अगर बोलेगा क्रोमैटिक लाइट, मोनो का मतलब होता है सिंगल का मतलब क्या? वाइट लाइट तो सिंगल होता नहीं है। ऑल ऑफ यू नो दैट वाइट लाइट मेड ऑफ 7 कलर, 7 रंगों से मिलकर बना है, दैट इज विबज्योर, है ना। तो फिर वाइट लाइट को सिंगल नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी सिंगल लाइट को पास करेंगे तो क्या वो स्प्लिट होकर डिफरेंट कलर में जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी रिफ्रैक्शन होगी, बिल्कुल होगी, उसकी रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये आपका वाइट लाइट है, ठीक है। वाइट लाइट जो है, इसको देखिए, ये आपका एयर है, दैट इज रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है। अब ये रेयरर मीडियम से, ये तो ग्लास है, हमारा प्रिज्म तो ग्लास ही है ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयरर टू डेंसर जब जाएगा
तो आपने पढ़ा था कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से नॉर्मल को दिखाने का प्रयास किया है, चूँकि इस लाइट को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गया तो ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया। देखिए सीधे जा रहा था ना, तो अगर हम लोग नॉर्मल दिखाएंगे यहाँ पर तो नॉर्मल ये लाइट नॉर्मल को देखिए ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि सरफेस हमारा इस तरह है ना। जब सरफेस ऐसे होगा तो इस तरह दिखाएंगे, जब सरफेस हमारा इस तरह होगा तो ऐसे दिखाना होगा नॉर्मल को। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। देखिए यहाँ से आया तो ये नॉर्मल सीधा ना जाकर इधर बेंड हो गया, देख रहे हैं ना, इधर बेंड हो गया। तो यहाँ पर इस फिनोमिना को समझेंगे कि सबसे कम बेंड होने वाला है रेड और सबसे अधिक बेंड होने वाला है आपका वायलेट, इंडिगो। पहले वायलेट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 7 रंगों में ये बट जाता है। ये क्या हुआ, वाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म एंड देयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ लाइट क्या हुआ, प्रत्येक रेज जो है यहाँ स्प्लिटिंग हुआ। इस जगह पर हम लोग लिखेंगे स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को। स्प्लिटिंग मतलब हो गया डिस्पर्सन। क्या हुआ, डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग मतलब डिस्पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत लाइट का 7 रंगों में विभक्त होना स्प्लिटिंग या डिस्पर्सन कहलाता है। साथ में रिफ्रैक्शन हुई, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, टुवर्ड द नॉर्मल हुई, ठीक है। तो ये फिर जो है देखिए ऐसे गया। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल को दिखाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल को दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेयर मीडियम से डेंसर जब गया तो टुवर्ड द नॉर्मल। अब ये निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ये कहाँ निकल रहा है, डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर से रेयरर निकलेगा तो नॉट टुवर्ड द नॉर्मल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, सीधे जाना था, ये नॉर्मल की ओर झुक गया, फिर ये बाहर निकला, रेयरर मीडियम में निकला, ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में निकला तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग जा रहा है और यहाँ पर नॉर्मल की ओर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये 7 रंगों में बट जाती है। यहाँ पर हमारा एक बैंड बनेगा, 7 रंगों का एक बैंड बनेगा। बैंड वो पर्दा होता है ना, स्क्रीन पर दिखेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, तो बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों का जो बैंड बनेगा पर्दे पर उसको हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम यहाँ पर सबसे ऊपर वाला कलर है रेड और सबसे नीचे वाला है वायलेट, क्योंकि विबजियोर हम लोगों को कलर में जब लिखना होता है, डिनोट करना होता है, अगर हम लोग करेंगे तो VIBGYOR है ना, ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह में वो बट जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हुआ और साथ में डिस्पर्सन भी हुआ। तो डिस्पर्सन क्या है, तो डिस्पर्सन वह फिनोमेना है जिसमें वाइट लाइट 7 कलर में टूट जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स या इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन माने बेंड होना। अब न्यूटन साहब को एक डाउट हुआ कि भाई प्रिज्म्स में ही ऐसा क्यों हुआ। यदि हम आमतौर पर कोई और ग्लास लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो आपके अलमीरा में और कहीं लगे हैं, मिरर नहीं होना चाहिए, ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट हो, अगर उसमें से क्या वाइट लाइट को निकलने के लिए दिया जाए, क्या वहाँ भी 7 कलर में डिवाइड होता है। उन्होंने करके देखा और पाया कि नहीं, वहाँ पर 7 कलर्स में डिवाइड नहीं हुआ। तो कारण क्या था, क्या प्रिज्म कोई ऐसा चीज़ है जिससे होकर 7 कलर्स जो है वो गया, माने उसमें वाइट लाइट गया और 7 रंगों में बट गया। चलिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेम एक और प्रिज्म लिया और उसको उल्टा लगाया, मतलब इसी का अपोजिट में कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये ले लिया, उन्हें जो डाउट था, शंका थी,
उसे चलिए वो उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर उन्होंने जब ये प्रिज्म ले लिया है तो क्या किया, इन सातों रंगों को पुनः, इन सातों रंगों को देखेंगे ध्यान से, ये सातों रंग देखिए इनसे होकर गुजारा गया दूसरे वाले प्रिज्म से। आप ध्यान कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए हमारी बात को कि अब जो बाहर का मीडियम है वो रेयरर है, अंदर का मीडियम डेंसर है। तो डेंसर, रेयरर से जब डेंसर जाएगा तो क्या होगा वहाँ पर, तो नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल। अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल लिया तो ये सारे लाइट क्या होंगे, इधर बेंड होंगे, इस तरह बेंड होंगे, ठीक है। और बेंड होके जैसे सारे निकलेंगे तो एक ही रेस निकलता है, सारे जब निकल जाएंगे तो क्या होगा, एक ही रेस निकला, दैट इज वाइट। इनका शंका दूर हो गया कि जब हमने वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास होने दिया तो वो 7 रंगों में बट गया। उन्हीं 7 रंगों को पुनः एक प्रिज्म को उल्टा करके उन्होंने सेट किया तो उनमें से प्रवेश करके वो लाइट निकला, माने पहले रेयर से डेंसर, डेंसर से फिर रेयरर गया तो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब प्रिज्म में कोई मैजिक नहीं था, कोई पावर नहीं था, ठीक है। ये इसी तरह का बना हुआ होता है कि वो प्रिज्म क्या करता है, केवल वाइट लाइट को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आई डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो पूछेगा, जब भी सवाल पूछेगा डिस्पर्सन, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो हम लोग कहेंगे कि स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट माने सातों रंग, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। सारे के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे जिसमें इनके डिफिनेशन भी दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से ही केवल समझेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसको तो हम लोग बोल दिए, यहाँ वाला फिनोमिना को बोल दिया गया है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्लिट हो जाना। क्या होता है, स्प्लिट होना, टूटना। और यहाँ वाले फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट या वाइट लाइट। क्यों, यहाँ पर वाइट लाइट 7 कलर में टूटा, डिस्पर्सन। यहाँ पर 7 रंगों के प्रकाश को जब प्रिज्म से पास होने दिया गया तो माने कॉम्बाइन हो गया। पहले कॉम्बाइन ही था ना, तब ना वाइट लाइट था, यहाँ डिस्पर्सन हो गया। फिर ये डिस्पर्सन के बाद जो हमारा 7 कलर्स का रेज है उनको दूसरे वाले प्रिज्म से गुजरने दिया गया तो वहाँ फिर रिकॉम्बाइन हो गया। उन 7 कलर ने फिर से कॉम्बाइन करके और क्या बना दिया, वाइट लाइट। क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि when beam of white light, beam मतलब कलेक्शन ऑफ रेज, ठीक है, बहुत सारे रेज होंगे। अब सन से जो आ रहे हैं लाइट जो आ रहा है वो तो बीम के फॉर्म में आ रहा है, रेज ऑफ लाइट, अनगिनत रेज ऑफ लाइट है, पासेस थ्रू ए प्रिज्म, देन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। स्प्लिटिंग का मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। किसमें, तो 7 कलर्स में, यानी विबजियोर में टूट जाना वाइट लाइट का। वाइट बीम टेक्स प्लेस मतलब क्या है, जब कभी भी बीम ऑफ वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर पास करेगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट भी होगी, साथ में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी होगी, ठीक है। और स्प्लिट करके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा एंड क्रिएटिंग, और बनाता है क्या, एक रेनबो की तरह। रेनबो तो पता ही है आप लोगों को, आगे हम लोगों को पढ़ना है रेनबो के बारे में। एक रेनबो की तरह स्पेक्ट्रम बनाता है, किसकी, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यहाँ पर पूछा है रीजन, तो ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और वेवलेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके कारण जो है हमारा स्प्लिटिंग हुआ। यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे एक फिगर के माध्यम से। देखिए, जैसे ये रहा हमारा प्रिज्म, हमने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म के माध्यम से अब हम लोग इस कुछ रेज जैसे वाइट लाइट को ही इसमें से पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट यहाँ से जा रही है, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जा रही है। आप देखिए, ये जो मीडियम था हमारा रेयरर, अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, ये रेयरर है, ये एटमॉस्फेयर है, हवा है। और इस मीडियम से रेज जब जाएगी डेंसर मीडियम में तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो गया, मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था इस तरह, सीधा निकलना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, मुड़ गया। यहाँ से यदि हम लोग इसका नॉर्मल दिखा देते हैं, नॉर्मल, तो अब याद कीजिए, जब भी रेज ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर जाता है तो क्या होता है, वो टुवर्ड द नॉर्मल की ओर झुकता है, टुवर्ड द नॉर्मल की ओर झुकता है। अब फिर से ये लाइट बाहर आने वाली है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल दिखाते हैं, यहाँ पर एक और नॉर्मल इस सतह पर दिखाया। अब क्या होगा लाइट, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे चल गया दूर, इधर नॉर्मल की ओर आ रहा था, उधर नॉर्मल से दूर जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गई रिफ्रैक्शन की बात, कि रिफ्रैक्शन हुआ जब लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट रिफ्रैक्ट और बेंड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, हम लोग समझेंगे, ये रिफ्रैक्टिव, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, इस एंगल को आई से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर आ जाइए, यहाँ पर रेज क्या हुआ, रेज यहाँ पर रे बेंड हुआ, तो हमारा नॉर्मल ये हुआ, तो नॉर्मल ये हुआ, तो इस वाले एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ। फिर हमारा यहाँ पर जो है इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब इसको ई से डिनोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये लाइट सीधी जाने वाली थी, बट ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया, इतना इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन हुआ ना, यहाँ पर बेंड हो गया, झुक गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया, तो एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये तो हमने समझा कि प्रिज्म से होकर लाइट, रे ऑफ लाइट जाने से क्या होती है, और इस रेस को हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बना, इमर्जेंट एंगल, ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा था कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना है। देखिए, VIBGYOR, यानी विबजियोर का मतलब क्या हो गया, एक आपका वायलेट हो गया, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर जो है ना, ये इंक्रीजिंग, ये जो है इसकी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजी हुई है, माने इधर लेस वाला होगा और इधर क्या होगा, मोर वाला होगा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो ये हो गया आपका लिस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो V की।
और यहाँ पर मोस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है ना। अब वेवलेंथ क्या होता है समझेंगे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में कि रेशियो ऑफ क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। जैसे एक मीडियम दिया है, मान लीजिए आपका ग्लास, दूसरा मीडियम दिया है वाटर, तो वहाँ जो उनके स्पीड में जो रेशियो होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इनके बीच में जो रेशियो हो रहा है, तो वो रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कारण हुआ, स्पीड के कारण। मतलब जो वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका क्या हुआ, तो उसका स्पीड कम होगा, वो स्प्लिट ज़्यादा होगा। स्प्लिट का मतलब उसके पार्टिकल्स जो है बिखर जाएंगे, उसमें कम पार्टिकल्स होते हैं, उसमें वीक पार्टिकल होते हैं, इसीलिए उसका वेवलेंथ कम होता है। तो जब वो रास्ते से जाएगा ना, तो इसकी गति जो है, इसकी स्पीड कम होगी और रेड वाली की स्पीड अधिक होगी। यानी वायलेट वाला जो कलर का रेज होगा वो कम दूरी तय कर सकता है, और वहीं रेड वाला जो वेवलेंथ का होगा वो अधिक दूरी तय कर सकता है। और ये जो वेवलेंथ अलग अलग है, इसके कारण ही स्प्लिटिंग हुई। मतलब यहाँ से एक और कलर, यहाँ से एक और कलर, एक और कलर, एक और कलर, एक और कलर, यहाँ इस तरह ये 7 कलर्स में बट गया और बाहर निकल गया, सब बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमारा स्पेक्ट्रम बन गया। समझ में आया? तो क्यों बना भाई, ये रीज़न बताया ना, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण, सभी कलर्स के रेज के वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण उनकी अलग अलग बेंडिंग हुई। जो सबसे अधिक तेज, माने सबसे अधिक वेवलेंथ वाला कलर का रेज था वो कम बेंड होगा, और जो सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर का रेज होगा वो अधिक बेंड होगा। तो सबसे ऊपर वाला देखिए, ये रे जो है ये रेड है, और सबसे नीचे वायलेट है। मतलब रेड कलर जो है वो कम बेंड हुआ, और वहीं वायलेट की बात करेंगे तो अधिक बेंड हुआ। तो ये रीज़न हम लोगों को समझ में आ गई है फिनोमिना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। यहाँ देखिएगा रेनबो फॉर्मेशन, आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष कहते हैं हम लोग। तो ये इंद्रधनुष किस तरह का होता है, ऐसे जो है ये डिफरेंट कलर का हम लोग को दिखता है, खास करके रेनी सीजन में, ठीक है। अलग अलग कलर का हम लोगों को दिखेगा, जैसे इस प्रकार धनुष के आकार का वो दिखेगा। कब होगा, आफ्टर रेन। ए रेनबो जो है, ए रेनबो इज ए कलरफुल सर्कुलेशन आर्क, आर्क माने ऐसे है, ऑफ लाइट इन द स्काई। ये लाइट का मतलब क्या है, स्प्लिट वाला लाइट, मतलब विबजियोर की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विबजियोर की। इन द स्काई इट अपीयर्स आफ्टर रेन, बारिश होने के बाद ही दिखेगा। कारण क्या है, काउज्ड बाय रिफ्रैक्शन, जो कि अभी प्रिज्म में हुआ था। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, इसका मतलब हो गया अपवर्तन, और इसका मतलब हो गया परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन, परावर्तन और डिस्पर्सन, यहाँ वर्ण विक्षेपण, वर्ण में टूट जाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, इसके कारण होता है। नोट याद रखेंगे, रेनड्रॉप जो आकाश में है वो एक्ट करता है प्रिज्म की तरह। देखिए यहाँ पर एक रेनड्रॉप है, ये रेनड्रॉप प्रिज्म की तरह लग रहा है ना, इस तरह करके प्रिज्म की तरह लग रहा है। तो ड्रॉपलेट क्या करता है, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द लाइट, ये रिफ्रैक्शन को भी करेगा और डिस्पर्स करेगा। चूंकि प्रिज्म की तरह है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी करेगा। इंटरनली रिफ्लेक्ट एंड वंस अगेन रिफ्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब फिर से वही विबजियोर। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है ये बनाता। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सन लिया। सन क्या देगा, रोशनी देगा, रेज ऑफ लाइट।
यहाँ से ये रोशनी निकलकर यहाँ आती है, इस तरह समझेंगे। यहाँ से रोशनी निकलती है और इस तरह जा रही है। अब चूंकि ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रेनड्रॉप होगा। तो रेयरर मीडियम है ये वाला, वैक्यूम हो चाहे वहाँ पर हवा हो। अब ये रेनड्रॉप जो है एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल दिखा दिया, ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, टुवार्ड द नॉर्मल जाएगा या दूर, टुवार्ड द नॉर्मल। चलिए मुड़ गया, बैक हो गया। चूंकि ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, इसमें जो है आपके रिफ्रैक्टिव एंगल्स हैं, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में इसको तोड़ देगा, 7 रंगों में तोड़ देगा। 7 रंग दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 7 रंग में तोड़ दे रहा है। चलिए तोड़ दिया, ये तो समझ में आया। यहाँ पर आपका क्या हुआ, इस जगह पर हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब फिर से बता रहा हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर हुआ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। क्लियर, समझ में आ गई। अब मान लीजिए जब ये सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में गया, तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाने से क्या हुआ, एक तो रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट, और दूसरा क्या किया, ये चूँकि प्रिज्म की तरह है तो इसने डिस्पर्सन कर दिया। और फिर से जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, और साथ में यदि क्या होगा, रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, प्रत्येक कलर के रेस का क्या हो रहा है, समझेंगे इस फिनोमिना को। समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर इस जगह पर हुई इंटरनली रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा इस पोर्शन में हम लोग नॉर्मल को लेते हैं, तो ये क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। फिर से ये लाइट बेंड हो जाएगा, ये लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बेंड हो गया। यहाँ पर हमारी आई है, यहाँ पर आई है, ठीक है, ये आई को देखता है। तो जब भी सन होना चाहिए हमसे पीछे होगा, तो इस सन को थोड़ा सा पीछे कर देंगे हम लोग, इस जगह पर कर देंगे, ताकि लाइट यहाँ से जा रही थी। फिनोमिना समझ में आ रहा है। पहले सनलाइट आई, रेयर मीडियम से डेंसर में गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, साथ में डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। चूँकि ड्रॉपलेट किसकी तरह काम कर रहा था, एक्ट एज प्रिज्म। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के साथ में डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन के बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन मतलब टर्न बैक, बाउंस बैक ऑफ लाइट। और जैसे ही ये बाउंस बैक हुआ, फिर से ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम, और डेंसर से फिर आने लगा रेयरर में, तो फिर ये क्या होगा, बेंड होगा। और इसको यहाँ पर जो है ये लाइट सीधी जो आ रही है, यहाँ पर आपका इंद्रधनुष जैसा बना हुआ दिखेगा। बस यही तो फिनोमिना है। क्या है ये, रेनबो फॉर्मेशन। समझ में आ गई रेनबो फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन देखा और डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि द फिनोमिना और प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन
इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट बेंड हो जाता है, या तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा, या टुवर्ड द नॉर्मल होगा, या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर बढ़ती है तो उस समय जो है वो नॉर्मल की ओर झुकती है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगी, और नॉर्मल फिर डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा, वो फिर नॉर्मल से दूर हटेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, मंडलीय अपवर्तन क्या है, देखिए यहाँ अब बात आ गई हम लोगों का वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम दो होंगे, एक रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम, तभी होगा ना, दो मीडियम चाहिए। जब दो मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है और उन दोनों में एक मीडियम आपका हमारा एयर या एटमॉस्फेयर होगा, तब हम लोग कहेंगे उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन क्या दिया, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू मीडियम्स, दो मीडियम के बीच में होगा, एंड वन ऑफ दीज, और इनमें से एक हमारा एयर या एटमॉस्फेयर हो, तब इसको हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका कहीं पर एप्लीकेशंस है, यूजेस हैं, तो देखने का हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा जो है अर्थ है, इसके चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर के लेयर है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर के लेयर है, अर्थ है, और इस अर्थ पर जो है, इस अर्थ पर कोई ऐसा है ऑब्जर्वर है जो किसी चीज़ को देख रहा है। किसी चीज़ को ले लीजिए, स्टार को, स्टार के बारे में ही हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिनोमिना को समझते हैं। देखिए ये आप देखेंगे कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर हैं। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा, और नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी घटेगा। मतलब अगर ये डेंसर है तो ये क्या होगा, रेयरर। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा डेंसर हो जाएगा और इसके ऊपर वाला रेयरर। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा डेंसर हो जाएगा, ये हमारा रेयरर। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर। तो इस तरह का फिनोमेना कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में है कि हम लोग जैसे नीचे नहीं आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। अब इसके कारण होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इस एटमॉस्फेरिक लेयर्स की रिफ्रैक्शन की, तो मान लीजिए कि अगर कोई सन यहाँ पर है, कोई भी जो है लाइट का स्रोत, या तो स्टार हो, सन हो, तो आप जानते हैं कि लाइट जैसे ही रेज ऑफ लाइट इस एटमॉस्फेयर में आएगा तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है लाइट की, स्ट्रेट लाइन में ये आया। कौन सा लाइट है ये आपका इंसिडेंट रे। जब ये आएगा तो याद कीजिए ये हमारा रेयरर है और इसको डेंसर में जाना है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा हुआ। फिर ये आपका डेंसर होगा तो ये रेयरर होगा, फिर थोड़ा सा बेंड होगा, फिर थोड़ा सा बेंड होगा। इस तरह ये बेंड होता हुआ दिखाई तो हम लोग को नहीं देगा, एक्चुअली में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो है इसकी अपारेंट पोजीशन हमारा ये हो जाएगा। देखिए ये इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ये सीधे यहाँ से आ रही है, लेकिन आ रही है इस तरह करके,
ठीक है। इसी फिनोमिना को क्यों हुई, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। इसी फिनोमिना को हम लोग आगे अभी समझेंगे। देखिए, जैसे हमारा अगर कहता है कि स्टार जो है वो अपने एक्चुअल जगह पर क्यों नहीं दिखाई देता है, स्टार जो है अपने एक्चुअल जगह पर क्यों नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्टार है, यहाँ पर क्या है, एक स्टार है जो यहाँ से एक लाइट, मतलब ये क्या है, ये जो है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से आपका ये रह गई, क्या आ रही है इससे, वाइट लाइट आ रही है। आप जानते हैं स्टार काफ़ी दूर होता है, ठीक है। अब ये लाइट जब आएगी यहाँ पर, तो जैसे ही ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो थोड़ी सी बेंड होगी, फिर थोड़ी सी बेंड होगी, फिर थोड़ी सी बेंड होगी। तब इस ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इस ऑब्जर्वर को हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर रखते हैं। अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये लाइट सीधे यहाँ से आ रही है, सीधे यहाँ से आ रही है, तो स्टार हम लोगों को कहाँ दिखेगा, इस जगह पर दिखेगा, ये जगह पर क्या दिखेगा, स्टार। मतलब ये हो गया आपका क्या, अपारेंट पोजीशन, ये आपका अपारेंट पोजीशन हो गया स्टार का। मतलब एक्चुअल पाथ नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर है, एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पर है। फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ कि जब भी स्टार एक्चुअली हम लोगों से बहुत दूर होता है, सन भी दूर है, तो उससे जो रेज ऑफ लाइट आती है, तो जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो वहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ इसको फेस करना होता है रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, और ये बेंड होते हुए जाती है, ये जो है बेंड होते हुए जाती है। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में यही चीज़ होता है कि हम लोगों को यहाँ पर होता है एक्चुअल पोजीशन स्टार का, बट दिखता है कहाँ, ये सीधा है, ऐसे लगता है कि ये सीधा यहाँ से आ रहा है, राइट, ठीक है। इसी फिनोमिना के आधार पर हम लोग सन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि सनराइज जो है, सनराइज आप लोगों को पता होगा, सनराइज का मतलब होता है सूरज का उगना, और सनसेट का मतलब सूरज का डूबना। तो हम लोगों को सूरज एक्चुअली में जब उगता है, राइज होता है, तो उसके 2 मिनट पहले दिख जाता है, राइज होने के 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखता है, और सूरज डूबने यानी सनसेट के 2 मिनट के बाद भी हम लोगों को दिखता है। इस फिनोमिना को यहाँ समझेंगे। देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है ये हॉरिजन अगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का अभी सन जो है यहाँ पर है, सन अभी इस जगह पर है, ठीक है। अब इससे जो रे निकल रही है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये रे सीधी लाइन में जा रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ही मीडियम है ना। अब ये रे क्या करती है, जैसे ही रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी, फिर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी, फिर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी। यानी ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर, इसको इस तरह बेंड होता हुआ उसको नहीं दिखेगा कि ये लाइट आई बेंड हुई, ऐसा नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट जो है सीधे आ रही है, ये लाइट सीधे यहाँ पर से आ रही है, यानी उसको सन कहाँ दिख गया, तो सन यहाँ पर दिखा, यहाँ पर सन है, यहाँ एक्चुअल है, ये आपका एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है किसका, सन का। और ये क्या है, ये अपारेंट पोजीशन है, अपारेंट पोजीशन। अब समझ में आ गई आप लोगों को कि बिफोर सनराइज़ हम लोग को सनराइज़ क्यों दिख जाती है, 2 मिनट पहले सनराइज़ होने के, जो एक्चुअल सनराइज़ हुआ उसके 2 मिनट पहले ही क्यों दिख गई, क्योंकि अभी देखिए ये जो है ओरिजिन से जैसे ऊपर जाएगा तभी तो राइज कहेंगे, लेकिन होता क्या है, यहाँ से जो रोशनी निकल रही है ये बेंड होता हुआ ऑब्जर्वर के यानी हम तक पहुँच रही है, तो ये बेंड हो गया, रेयरर टू डेंसर होने के कारण बेंड हो गया। लेकिन जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको तो लगेगा कि रेज ऑफ लाइट सीधे यहीं से आ रहा, बेंड होता हुआ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये भी तो एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो सन एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन हमको यहाँ पर 2 मिनट बिफोर दिख जा रहा है, 2 मिनट बिफोर।
ठीक इसी तरह सनसेट होगा। अब सनसेट क्या हो रहा है, सनसेट में देखिए ये सूरज डूब गया, यहाँ माना ओरिजिन के नीचे आ गया, नीचे आ गया तो इसका लाइट तो इसी तरह जा रहा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ, बेंड होता चला गया, ऑब्जर्वर के पास गया, ऑब्जर्वर ने देखा तो इसको सीधा यहाँ पाया कि अभी तो सनसेट हुआ नहीं है ना, मतलब सनसेट होने में समय बाकी है, लेकिन एक्चुअली सनसेट हो गई है, तो उसको 2 मिनट लेट तक सनसेट दिखता है। तो क्लियर हो गई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलिए इसके आगे तो छोटा सा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट का, देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोगों को टिंडल प्रभाव पढ़ना है। तो टिंडल प्रभाव एक्चुअली होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब कभी भी आपने देखा होगा कि आपके घर के वेंटिलेटर्स हों या आपका घर शेड का बना हो, टाइल्स का बना हो, तो किसी होल से आपने एक बीम ऑफ लाइट को आते देखा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई होल है, तो यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट आपके घर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इसी तरह लाइट तो घर में है, कमरे में है लाइट, लेकिन ये स्पेशल ज़्यादा चमकता हुआ लाइट दिखेगा, और साथ में इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, वो भी दिखेगा। इसी डस्ट पार्टिकल के कारण जो है ये विजिबल हो गया। क्लियर हो गई टिंडल ऑफ इफेक्ट। जब कभी भी आपके वेंटिलेटर के किसी छिद्र से, होल से एक बीम ऑफ लाइट आती है, जो कि अपीयर कब होती है, जब उसमें डस्ट पार्टिकल दिखने लगता है, तो इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ऐसा होता क्यों है यहाँ पर समझेंगे हम लोग। एक्चुअली ये जो है इट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाता है, लाइट बाई, तो लाइट स्कैटर मतलब लाइट को तीतर बितर कर दिया गया, बिखेर दिया गया, किसके द्वारा, तो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये कोलाइडल पार्टिकल जो है एक हेट्रोजीनस मिक्सर है। कोलाइडल पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स आर हेट्रोजीनस मिक्सर है, ठीक है। हेट्रोजीनस जिसका मतलब सेपरेशन बाउंड्री हम लोगों को दिखेगी, सेपरेशन बाउंड्री कैन बी सीन, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल होते हैं, दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। अपने नेक्ड आई से हम लोग देख सकते हैं इन पार्टिकल को, है ना। दीज पार्टिकल्स कम in the path of light and make it appears। मतलब इसको क्या करता है, इस लाइट को, इस लाइट के पाथ को दिखाने लगता है। कौन, कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली इसकी जो साइज होती है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होती है, जिसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब जिसका सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखेगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं मिल्क, हम लोग लिख सकते हैं स्मोक, ETC। ये सब क्या है, ये सब है आपका कोलाइडल पार्टिकल। तो इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल से लाइट टकराती है तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, उसके पार्टिकल का टुकड़ा हो जाना, बिखेर जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण ये टिंडल इफेक्ट हम लोगों को दिखाई पड़ती है। चलिए स्कैटरिंग पर कुछ सवाल और भी देखा जाए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों वो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। देखिए
स्टार के बारे में यदि बोल रहे हैं तो ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है और उससे बहुत कम लाइट निकलता है। क्यों? स्टार छोटा होता है? नहीं, छोटा नहीं होता है, लेकिन स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, इसलिए वो छोटा दिखता है। तो पॉइंट साइज हो गया ना, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस, मतलब ये लाइट की बात हो रही है, लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है प्रवेश करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ऑल्सो काउज ऑफ सम चेंजेस ऑफ सम फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ ईच लेयर कीप ऑन चेंजिंग, बदलते रहता है। सो द होल क्वांटिटी ऑफ लाइट समटाइम्स रीच टू अस एंड समटाइम्स नॉट। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि जो स्टार्स हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमको क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, काफ़ी कम मात्रा में लाइट आती है। जैसे ही वो रेज ऑफ लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, हम अर्थ तक पहुंचना है ना, जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वर हैं वहाँ तक आना है। तो जैसे ही वो रेज ऑफ लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, याद कीजिए पिछले वाले में सन वाला पोजीशन में दिखाया था, अपारेंट पोजीशन, तो रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ एक फिजिकल फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, ये बढ़ता घटता रहता है। और टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से मतलब चेंजिंग इन द फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो लेयर जो डेंसिटी होती है लेयर्स की वो एक जैसा नहीं होता। मतलब जिसकी डेंसिटी हमने मान लीजिए कि 10 यूनिट में मापा था, ठीक है, उसकी डेंसिटी बाद में देखा कि 9.5 हो गई या 10.5 हो गई, मतलब डेंसिटी एक जैसा नहीं रह रही है। किसके कारण? तो ये फैक्टर चेंज हो रहा है, इसके कारण। तो सब लेयर के डेंसिटी जो है उसमें बदलाव हो रहा है। तो इस एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, देखिए एज ए रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्टार है, इससे जो लाइट आया इसमें आया, बेंड हुआ, फिर इसमें बेंड हुआ, फिर इसमें बेंड हुआ, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन चूंकि ये लाइट कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डेंसिटी चेंज हो रही है, मतलब वहाँ पर अगर टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होगा, उसके पार्टिकल मूव करेंगे कि नहीं। ये पार्टिकल जो है इधर उधर मूव करने लग रहा, मूव कर रहा है, तो इस लाइट को क्या होगा, कभी इधर ले आएगा, कभी इधर ले आएगा, कभी इधर ले आएगा, कभी इधर ले आएगा। मतलब हम यदि यहाँ पर है तो कभी ऐसा होगा कि पूरी की पूरी क्वांटिटी हम जो लाइट की आ रही थी वो हमारे आँख पर आ जाएगी, लेकिन कभी हमारे फेस के इधर, कभी इधर हो जाएगा। मतलब एक समान रूप से हमारे आइज़ में नहीं गिरेगा, कभी इस तरफ लाइट आ जाएगा, कभी इस तरफ आएगा, कभी इस तरफ आएगा, मैंने थोड़ा लाइट आंख में आया, कभी पूरा आया, इसलिए ये कैसा दिखता है, तो ट्विंकल करते हुए। तो मेन रीज़न क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और आप याद रखेंगे इस पूरे चीज़ को कि क्या होता है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जब भी स्टार से लाइट आता है तो वो स्टार जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। उससे काफ़ी कम मात्रा में लाइट आती है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर होता है रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो रेयर टू डेंसर वो आना जाना करता है। तो इस तरह क्या होता है, वो तो अपने पाथ से बेंड हो गया। प्लस क्या होता है, जो फिजिकल फैक्टर है जैसे टेम्परेचर हो गई, प्रेशर हो गई, उसमें कंटिन्यू जो चेंजेस हो रही है उसके कारण डेंसिटी भी चेंज हो रहा है। प्रत्येक लेयर का जो डेंसिटी है वो फिक्स नहीं है, वो भी चेंज होते जा रहा है, कभी वो रेयर बन जा रहा है, कभी डेंसर बन जा रहा है। तो इसके कारण उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और इन पार्टिकल के मूवनेस के वजह से जो लाइट है उसकी पूरी क्वांटिटी कभी हमारे आंखों तक पहुंच रही है, कभी थोड़ी सी क्वांटिटी पहुंच रही है, तो स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अब यही चीज़ हमारे कि जो इसके जगह प्लैनेट्स, स्टार्स के जगह अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करेंगे, स्टार्स की जगह अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करेंगे तो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। यहाँ भी समझेंगे प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करता है, इसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लैनेट है तो वो बड़ा दिखता है, स्टार है तो पॉइंट साइज है, क्योंकि प्लैनेट्स आर नियरर टू अस
इन द कंपैरिजन ऑफ किसका, स्टार्स। स्टार काफ़ी दूर है, प्लानेट नज़दीक है, तो प्लानेट कैसे चमकता है, तो ये तो सनलाइट से चमकता है। इसमें आपके असंख्य जो है, अगर एक स्टार की बात की जाए तो इसमें स्टार के जैसे काफ़ी पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये लाइट आ रहा है तो यहाँ से भी तो आ रहा होगा, यहाँ से भी आ रहा होगा, इससे भी आ रहा होगा, बहुत सारा लाइट आ रहा होगा, है ना, बहुत सारा लाइट आ रहा होगा। और जैसे ही ये लाइट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सॉरी इसको स्ट्रेट लाइन दिखाना है, यहाँ पर आएगा ये, तो क्या होगा, ये बेंड होता नज़र आएगा। ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है ना। तो इसमें अधिक क्वांटिटी में लाइट आ रही है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण केवल बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ना। इसलिए जो है हम लोगों को टिमटिमाता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब जब भी आ रही है लाइट तो फुल क्वांटिटी में आ रही है, तो फुल क्वांटिटी में आएगी तो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब फुल क्वांटिटी में होता है तो इसकी वेवलेंथ अधिक होती है। वेवलेंथ अधिक होने का मतलब इसके जो पार्टिकल का ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण ये अधिक बेंड नहीं होता है, इसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, तो ये जो है टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे हम लोग। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स की बात करेंगे, तो अगर हमारे सन से एक रेज ऑफ लाइट आती है तो इसके पास 7 कलर्स है। बिब्जियोर कंफर्म है, मैंने बता दिया था। इसमें लीस्ट वेवलेंथ होगा वायलेट का, इंडिगो का और ब्लू का। ये तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो लगभग ही ब्लू दिखेगा। और मोस्ट यदि हमारा बात करेंगे तो ये क्या होगा, मोस्ट या हाई वेवलेंथ, ठीक है। जब ये प्रकाश यहाँ पर गुजरती है तो इसका रिफ्रैक्शन तो होगा ही, चलिए बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन साथ में याद रखें कि यहाँ जो मीडियम है वो रेयरर है, फिर डेंसर है, फिर रेयरर है, फिर डेंसर है, इस तरह जो है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, मैंने कहा कि चेंज होते रहती है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है या टेम्परेचर है उसके कारण क्या होती है, डेंसिटी चेंज होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे आपके एयर के पार्टिकल है, स्मोक के पार्टिकल है ना, वाटर ड्रॉपलेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब मूव करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो लिस्ट डेंसिटी वाले होंगे कलर, वो स्कैटर कर जाएगा। मतलब अगर यहाँ से ब्लू वाला आ रहा है ना, तो यहाँ से ब्लू वाला निकल जाएगा, ब्लू वाला, और स्कैटर कर जाएगा, फैल जाएगा। ये आपके एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गया। क्यों स्कैटर हुआ, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ था वो कम था, लिस्ट था, और कम वेवलेंथ के जो पार्टिकल का साइज होगा वो छोटा छोटा होगा। वो छोटा छोटा होगा तो जल्दी बिखर जाएगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकेगा। जिसकी लिस्ट वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, रास्ते में ही उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, वो बिखर जाएगा पार्टिकल्स में, और पूरा जो ये एटमॉस्फेयर है कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। क्लियर हो गए। अगर कारण पूछा जाए तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट द स्काई अपीयर ब्लू। अब है कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि अगर हम लोग मून से या स्पेस से जब द स्काई को देखते हैं तो वो ब्लैक क्यों दिखता, ब्लू क्यों नहीं दिखता। सिंपल सा रीज़न है, जब हम लोग अर्थ से देख रहे हैं तो अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, जहाँ डेंसिटी मतलब डेंसर लेयर वाले लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम मून पर हैं, लेकिन यदि हम स्पेस पर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज़ एब्सेंट देयर। सो जब एटमॉस्फेयर वहाँ एब्सेंट है तो वहाँ क्या होगा बताइए, तो वहाँ पर ना तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ना स्कैटरिंग ऑफ एनी लाइट होगा। तो वो कैसा दिखेगा, जब कोई भी लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा तो वो डार्क दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा। क्लियर हो गई यहाँ।
इस स्लाइड में सन अपीयर्स रेडिश, ये जो है इसकी लालिमा दिखती है, लालिमा यानी लाल दिखता है एट सनराइज और सनसेट। जब भी सूर्योदय होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त, ये दोनों ही इस परिस्थिति में क्या है, सूरज हम लोगों को लाल दिखता है। कारण क्या है? कारण वही है, देखिए यदि हम लोग इस अर्थ की बात करेंगे तो इसके चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ठीक है। तो जब मान लीजिए सन की बात करेंगे तो ये हमारा होरिजिन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये सन है, यहाँ पर आया तो हम लोगों को तो पहले ही दिख जाती है, ऊपर दिखती है, बताया था ना मैंने, ऊपर दिख जाती है। जैसे ये वाला गया तो ये बेंड होता हुआ यहाँ पर पहुँचा, लेकिन अगर सीधा इसका देखेंगे तो इस तरह लाइट आता है। तो ये जब होती है तो ये रेड कलर का दिखता है, ये रेड दिखता है, या फिर यहाँ पर जब होती है तो ये रेड दिखता है, रेडिश देखे होंगे आपने सनराइज और सनसेट के समय में। तो ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ से जो रेस ऑफ लाइट जा रही है, बीम ऑफ लाइट, इसमें कितने कलर हैं? 7 है, 7 कलर पता है आप लोगों को। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड है, ठीक है, मोस्ट, और जो सबसे कम होगा वो आपका किसका है, तो ब्लू का, वायलेट का, इंडिगो का हो गया। तो ये तो लंबी डिस्टेंस को कवर कर सकता है, ये लंबी डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। ये रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बाकी के कलर क्या होंगे, वो जो है कलर ख़त्म हो जाएंगे, उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ये रेड वाला जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब इतना ही समझ लीजिए कि 7 कलर्स में जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, मतलब वो सबसे दूर तक जा सकता है। तो जब दूर में जा सकता है, और सनसेट और सनराइज के समय में सूरज हमसे काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए उस समय उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। तो दूर होने के कारण कौन सा लाइट हम तक पहुंचेगा, तो रेड कलर का। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक है। और बाकी लाइट क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उनकी स्कैटरिंग हो जाएगी, उनकी वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए वो स्कैटर होकर क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएगा एटमॉस्फेयर में। और जो सन से लाइट आएगा, सारी लाइट आने की जगह हम तक केवल रेड कलर का लाइट, ड्यू टू मोस्ट वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, ये हम तक पहुंच पाएगा। और सन हमको किस तरह दिखेगा, रेडिश कलर का लाल दिखेगा सनसेट और सनराइज के समय में। क्लियर हो गई ये टॉपिक? चलिए, और कौन सा हमारा बचा हुआ है इसमें देखें, और कोई टॉपिक आपका बचा हुआ है? सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों का जो ये चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका समाप्त होता है। इसके आगे भी अगर कोई टॉपिक होगा, एक आध टॉपिक, तो आप लोग देख लेंगे उसको। आई थिंक कोई ऐसा टॉपिक बचा हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्काई का जो कलर है, या माने जो भी क्वेश्चन होगा इसी बेस्ड पर होगा, आप लोग उसको इजीली समझ के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डेंजर के सिग्नल के रूप में रेड कलर का यूज़ क्यों होता है? रेड कलर का जो है इसलिए यूज़ होता है कि उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है, वो बहुत अधिक डिस्टेंस से भी रेड कलर दिखेगा, क्योंकि रेड कलर का जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होते, उसके पार्टिकल स्ट्रांग होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, तो स्कैटर नहीं होते हैं। बाकी अदर कलर के जो अगर हम लोग लेंगे तो वहाँ उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, वो कलर हम लोग को दूर से नहीं दिखेगा। तो क्लियर हो गई? चलिए, चैप्टर ख़त्म होता है, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करेंगे। फिर से मेरा वही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि